हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस क्वीन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार दरोगा और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2008 से लेके 2020 तक जितने भी हैं सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और आपको पता है कि ये बुकलेट खान सर के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में 150 क्वेश्चन है, जिसमें 75 क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है 3 वीडियो में, 25 × 3। ठीक है, तो 76 को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। ठीक है, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में आप सुझाव भी दे सकते हैं। योर कमेंट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 76 क्या कहता है? तो 76 कहता है कि उद्देशिका, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है हमको, यहाँ स्वतंत्रता की बात कर रही है। तो संविधान में टोटल 5 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें इन तीनों यहाँ पे डिनोट है, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो पांचों स्वतंत्रता क्या है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो संविधान के उद्देशिका में जो 5 स्वतंत्रता का वर्णन है वो है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन हमारे उद्देशिका में बोला गया है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता की समिति है। ये इसका गठन 1957 में हुआ था और इसी के आधार पे हमारा पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नौगौर ज़िले में स्थापित हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, इन्हीं के आधार पे त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो बोला जाता है कि मतलब किनकी देन है, तो इन्हीं की देन है। उनके शिल्पीकार, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सब बलवंत राय मेहता ऑप्शन सही होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्राज्यीय होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिषद अभी तक हम कहीं नहीं देखे हैं। अगर आप देखे हैं, अगर आपको कहीं पे मिला है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको कहाँ मिला। और बुक, अगर कोई बुक में होगा तो आप प्लीज़ बुक का फ़ोटो खींच के आप हमारे टेलीग्राम या फिर इमें ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप हमको मैसेज कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ है, अगर आपको किसी बुक में मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ, तो ये होना चाहिए, जिसका आंसर है आपका सरकरिया आयोग। क्या आंसर होगा? सरकरिया आयोग। और आपको मैं बता दूँ, चलिए, ये केलकर समिति जो है, केलकर समिति का, हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का जो सर आंसर दिए हैं खान सर, वो है नियोगी समिति। क्या है? खान सर के बुकलेट में जो आंसर दिया गया है वो है नियोगी समिति। ऑप्शन सी इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं केलकर समिति का जो संबंध हो जाता है, ये हो जाता है कर संरचना सुधार से, केलकर समिति का, और संथानम समिति का सीबीआई की स्थापना से। चलिए, उद्देशिका, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो उद्देशिका में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। किसमें? तब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1976 में आया था। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, जिसे महाभियोग कहते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का बिट्टो का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए बिट्टो का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है,
भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का विट्टो का प्रयोग करता है? तो करता है तो यहाँ पे 3 तरह का विट्टो का प्रयोग और तीनों ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, निलंबनकारी विट्टो भी भारत का राष्ट्रपति करता है, अत्यंतिक विट्टो का भी अधिकार का मतलब विट्टो का करता है, पॉकेट विट्टो का भी, तीनों विट्टो का आपको करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। निलंबनकारी विट्टो कहने का मतलब होता है कि वैसा विट्टो मतलब वो किसी वैसे विधेयक पे करता है, जैसे कि अब कोई विधेयक आया तो संसद जो राष्ट्रपति है संसद के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो वो होता है निलंबनकारी विट्टो के माध्यम से उसको ये अधिकार मिलता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। पॉकेट विट्टो में हो जाता है, पॉकेट विट्टो से पहले समझिए अत्यंतिक विट्टो क्या कहता है। अत्यंतिक विट्टो कहता है कि इसमें जो है संसद रिजेक्ट कर देगा, मतलब उसको असुरक्षित अपने पास रख लेगा, सुरक्षित अपने पास रख लेगा, मतलब उसको कुछ नहीं करेगा, वो एक तरह से रिजेक्ट ही समझा जाता है। ठीक है, पॉकेट विट्टो क्या कहता है? पॉकेट विट्टो कहता है कि इस पे कोई भी विधेयक जो होगा उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, ना तो स्वीकार करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा, ना ही रिजेक्ट करेगा, ठीक है, और ना ही रिटर्न करेगा संसद के पास कि आप जाइए उसको पुनर्विचार के लिए। तो यहाँ पे करेगा क्या? पॉकेट विट्टो में हो जाता है अनिश्चित काल के लिए इसको अपने पास रख लेगा, जिससे ये विट्टो समाप्त ही समझा जाता है। ठीक है, लेकिन सुरक्षित रख लेता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि समाप्त समझा जाता है। हाँ, अत्यंतिक विट्टो में लिखा गया है कि मतलब इसको अपने पास रख लेता है, जिससे ये अपने समाप्त समझा जाता है। चलिए अगला है, भारत के संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में है? तो आपको पता है कि वो 10वीं अनुसूची में है, और 10वीं अनुसूची जो है आपको संविधान संशोधन 52वां में जोड़ा गया था 1985 में। 1985 का 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें दल बदल के बारे में लिखा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये जो है यह लोकसभा के सदस्यों को से चुना जाता है, उसी में से चुना जाता है, इसको लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहेगा, जी बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष अपना पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ऑलरेडी हमारा चौथा गलत हो जाएगा, नहीं संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? कितने दिनों के लिए रोक के रख सकता है? 14 दिन। ठीक है, अगर 14 दिन के बाद भी रखेगा तो ऑटोमेटिक पारित समझा जाता है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अभी आपको बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन में धर्म समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो संविधान में जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। चलिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो आपको पता है इसकी जो समय सीमा होती है 6 माह होती है। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी मंत्री पद मिल गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राज्य विधायिका का हो, चाहे वो केंद्र विधायिका का हो, ठीक है, दोनों में एक ही प्रावधान है कि अगर आपको मंत्री का पद मिल गया है और अगर आप कहीं से भी संसद या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो आपको 6 महीना के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा आपका मंत्री पद जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो कब? तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेना होगा। चाहे राज्य विधायिका में है तो दोनों सदन में से किसी एक सदन का, और केंद्र विधायिका की अगर बात करेंगे तो उसमें भी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के से आपको मतलब लेना होगा सदस्यता, तब मंत्री पद रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। संविधान के निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई? देखिए, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई है, इसके बारे में विकिपीडिया पे देता है 22, कितना देता है 22, और लक्ष्मीकांत के बुक में कोई वर्णन फिक्स नहीं लिखा है, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण में जो समितियाँ बनाई गई थी वो 8 बड़ी समितियाँ बनाई गई थी एवं
अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी, कई छोटी समितियां बनाई गई थी, जिसमें बुक में टोटल 13 छोटी है और 8 बड़ी समितियों को उल्लेख किया गया, उसमें डिटेल किया गया है। तो टोटल हो गया 21 और विकीपीडिया पे 22 देता है, तो 22 मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे आंसर ना ही 21 है ना ही 22 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सर के बुकलेट में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग 22 मान के चलेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप से उल्लेख नहीं है? तो देखिए, संविधान के उद्देशिका में 3 तरह का न्याय का उल्लेख है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का तो उल्लेख है, कानूनी न्याय का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, भारत के जो हमारा जो याचिका है वो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट या याचिका जारी करने की शक्ति रखता है। तो जो हमारा याचिका होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध रीट और अधिकार परीक्षा रीट और उत्प्रेषण रीट, ठीक है। तो इस तरीके से अधिकार हो गया, प्रतिषेध हो गया, परमादेश हो गया, व्यादेश नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? देखिए, इसमें जो है प्राक्कलन समिति, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 होते हैं संसद से। कहाँ से होते हैं? 30 के 30 होते हैं संसद से। और इसमें जो इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो संसद मतलब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। लेकिन लोक लेखा समिति और सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति, इन दोनों में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और प्लस 7 राज्यसभा से। और आपको पता है कि जब दोनों जगह से सदस्य आ रहे हैं तो निर्वाचन भी इनका दोनों जगह से होगा। यहाँ पे 30 के 30 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, इसीलिए इसका जो निर्वाचन होता है वो सिर्फ लोकसभा से होता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा प्राक्कलन समिति सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारत, आपको पता है कि भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख है, 51 के क, ठीक है। अब आपको पता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार की जो संख्या है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का के तहत भाग 4 के का के तहत मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। कितनी है? 11 है। इसको जोड़ा कब गया? शुरू में इस संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब इससे क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, पूर्ण सोवियत संघ के संविधान से। अगला है कि इसकी जो मतलब ये किसकी सिफारिश पे लागू किया गया? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति, किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था। कब? 1976 में। क्लियर है? तो इससे टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितनी संख्या है, कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 51 के का संख्या 11, भाग 4 के का किस संशोधन द्वारा? तो 42 में। किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह के। कहाँ से लिया गया? तो पूर्ण सोवियत संघ से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में जो सम्मिलित नहीं है वो स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन आपको पता है राज्य सूची का विषय है, क्योंकि इसमें राज्य को ही सारा शक्ति प्राप्त होता है। जैसे पंचायती राज का भी इलेक्शन भी चल रहा है अभी बिहार में, तो ये सब सारा जो होता है वो स्टेट देखता है, यानी ये स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची के विषय में है। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के सारे कर्तव्य कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति या तो डेथ हो गए हो या अपने पद पे अगर राष्ट्रपति नहीं है
तो राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति उसके सारे कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, सही नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सही है। वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये सही नहीं है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, ये सही है। मतलब सही नहीं है, मतलब नहीं वाला पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किस चीज़ की? तो आपको पता है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के मतलब कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो अध्यादेश जारी करे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा काम ज़रूरी है, कोई ऐसा कानून बनाना ज़रूरी है जिससे सत्र मतलब कि नहीं चल रहा है और लग रहा है कि नहीं कानून लाना ज़रूरी है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश के बारे में आपको बता दूं कि यह अध्यादेश जो होगा वो किसी अधिनियम से कम शक्तिशाली नहीं होगा। मतलब जैसे वो अधिनियम के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होगा तो 6 सप्ताह के अंदर, संसद का जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से राष्ट्र मतलब इस अध्यादेश को पारित करवाना होगा, पास करवाना होगा, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो अध्यादेश है वो समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, कब, कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर। जैसे ही संसद का जो सत्र स्टार्ट होगा 6 सप्ताह के अंदर पारित करवाना होगा दोनों सदन से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए 29 अगस्त में प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र कहीं नहीं है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र कहीं नहीं है। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 गो सदस्य थे, और जिसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। देखते हैं आगे। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होगा, ये बात सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये बात गलत है। न्यूनतम राज्य विधान परिषद की जो बात करेंगे तो न्यूनतम 40 होगा। राज्य विधानसभा की बात करेंगे तो न्यूनतम 60 होगा। कब? विधानसभा में न्यूनतम 60 होगा। चलिए तो ये ऑप्शन जो हो गया हमारा सही हो जाता है यहाँ पे सी, क्योंकि ये राज्य विधान परिषद के संबंध में सत्य नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा कि विधानसभा में 60 से कम जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, 60 से कम सीटें कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए विधानसभा में जो 60 से कम सीटें हैं वो टोटल 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन? देखिए गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी, सिक्किम। गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुदुचेरी। तो इन सब में गोवा और मिजोरम में 40-40 है, गोवा और मिजोरम में 40-40 है, पुदुचेरी में 30 है और आपका सिक्किम में 32 है। तो याद रखिएगा कि गोवा एक इधर छोटा सा है, भारत के नक्शा में इधर छोटा सा है, सिक्किम इधर थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है, मिजोरम इधर यहाँ पे है और मिजोरम है, और उसके बाद फिर आपका पुदुचेरी यहीं बीच में है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा ये चारों 40, 40, 30, 32 गोवा, मिजोरम, गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी, सिक्किम। चलिए आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन इसको पूछ सकता था कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल लगने पे मतलब बाधित नहीं होता, उसको मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है 21-22, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा के दिया है।
समझ में आया? सिंपल लाइन में इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, आंसर तो यही होगा, लेकिन इसका आंसर जो है घुमा के दिया है। पूछ रहा है आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित रहता है। मतलब आपको जब आपातकाल लग गया है तो वो कौन सा मूल अधिकार है जिसको छोड़कर, तो 21-22 को अगर हम छोड़ देते हैं तो शेष सभी मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय में जाने से निलंबित हो जाते हैं, मतलब रोके जाते हैं, हम चूक जाते हैं। क्यों न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं उसको? क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है, तो सिर्फ यही दोनों मौलिक अधिकार हमारा रहता है, बाकी सब निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि यही दोनों के लिए हम चाहें तो जा सकते हैं अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के लिए जा सकते हैं, बाकी सब के लिए हमारा अधिकार जो होता है निलंबित रहता है। तो किसको छोड़कर? 21-22 को सॉरी 21-22 नहीं, 20-21 की मैं बात कर रहा हूँ, 20-21 की, ठीक है, 21-22 नहीं, 20-21 की, ये गलत मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए 99, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये है 6ठी अनुसूची के द्वारा, ठीक है, 6ठी अनुसूची के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। यहाँ से मिलते हैं अगले वीडियो में 101 से लेकर 125 तक। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उसमें क्वेश्चन होंगे 101 से लेकर 125 तक। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वैल्यूएबल कमेंट अपना ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।